हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जिसका एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होना प्रस्तावित है, उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्रम में आज ये हमारा 7वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। इन वीडियोज में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो इन वीडियोज में हम लोग जो 10 नंबर का गद्यांश आता है, 2 गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं 10 नंबर के, एक गद्यांश 5 नंबर का आता है। तो हम लोग इन वीडियोस में गद्यांश डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए 5 नंबर की व्याकरण आती है और इन 5 नंबर के लिए आपको टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, संधि, विलोम, तो इस तरह से आप टोटल देखेंगे 9 टॉपिक्स हैं जो आपको 5 नंबर दिलाते हैं। तो हम लोग टोटल 15 नंबर की तैयारी इन वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से देख रहे होंगे तो फिर आपको एग्जाम में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने प्रयास किया है कि जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया, पिट का हो गया, पिट के लिए हम लोग देख ही रहे हैं, तो पिट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, और भी जो लोअर में कई सारे एग्जाम्स हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब के क्वेश्चंस हमने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो वर्तनी शुद्धिकरण हो गया, वाक्य शुद्धिकरण हो गया, उसी वर्तनी शुद्धिकरण को ही वाक्य शुद्धिकरण में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन सारे जो सेगमेंट्स हैं उनमें अपनी नजर बना के रखिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, चार दीवारी, चहार दीवारी, या फिर चार दीवारी या चार दीवारी। ठीक है, पढ़ने में तो सब लग रहा होगा सब तो एक ही जैसे हैं, लेकिन यदि आप इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि चार दीवारी। ठीक है, वैसे आप देखें तो जो मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ था उसमें चार दीवारी भी ऑप्शन सही माना गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जैसे चार दीवारी यदि नहीं है तो आप चार दीवारी भी सही मान सकते हैं, क्योंकि एक आयोग ने इसको चार दीवारी भी शुद्ध माना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर चार दीवारी दिया हुआ है तो फिर बी वाले पे ही ऑप्शन पे जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने वर्तनी शुद्धिकरण के ही क्वेश्चंस लिए हैं और देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। एक तो यूपी ट्रिपल एस सी जो वन रक्षक मुख्य परीक्षा हुई थी 2022, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा देखिए यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी जो परीक्षण है उसका जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। वन रक्षक में जो परीक्षा होती है उसमें 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल या फिर कुतूहल। यदि आप इसके सही वर्तनी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि कौतूहल। ठीक है, आप इसको कौतूहल ही बोला करिए तो आपको फिर वर्तनी में ना कोई इशू नहीं होगा। हिंदी में ना बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप वर्तनी का सही सही उच्चारण करते हैं तो आपको फिर लिखने में कोई इशू नहीं होने वाला। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि जब भी आप हिंदी पढ़ें उसको एकदम शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन देखिए, भाग्यमान, लालायित, रामायण या फिर वाल्मीकि। तो आप देखिए वाल्मीकि जो है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में, यूपी पीसीएस में। तो इसका सही वर्तनी हम देखेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लालायित। ठीक है, सही वर्तनी इसकी क्या है, लालायित। और जो है वो सब क्यों गलत है तो यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, और हाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। एक तो लेखपाल जो मुख्य परीक्षा 2022 में हुई थी वहां पूछा गया। दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी राज्य कृषि उत्पादन जो मंडी परीक्षा 2000 हुई थी 22 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, जैसे भाग्यमान वहां लिखा गया था तो वो अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि भाग्यमान न होकर के क्या होता है, ये होता है भाग्यवान। ठीक है, वहीं यदि रामायण की बात करें तो रामायण नहीं होता है, रामायण हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, और रामायण आया है तो वाल्मीकि जी का नाम ना आए, ये तो फिर मतलब एक तरह से नाइंसाफी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, वाल्मीकि इस तरह होता है। ठीक है, तो वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि नहीं होता, क्या होता है, वाल्मीकि। ठीक है, चलें आगे देखें अगला क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। ऐसा क्या है,
अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा उज्ज्वल की जो वर्तनी है वो अशुद्ध करे। क्यों? क्योंकि इतना घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है कि क्या बताया। तो इसका उज्ज्वल कम से कम अगर इसको कोई गलत कर रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो उज्ज्वल की वर्तनी ऐसी होती है। तो ये वाला ऑप्शन बी जो है यानी कि 2, ये तो कट ही गया। तो 2 जहां जहां हो उसको काट दीजिए। अब देखिए केवल यही आपसे वो जानना ही चाह रहा था, बाकी तो आपको उत्तर ही मिल गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम का होता है। आपको जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए हैं वो आता ही रहे। एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जैसे उज्ज्वल अगर आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो आप सीधे उत्तर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे जो अधोगति दिया है ठीक लिखा हुआ है। और अधोगति, एक सेकेंड, अधोगति, हाँ अधोगति गलत है। ठीक है, चलिए अधोगति बिल्कुल गलत है क्योंकि अधोगति होता है ना। तो इसका उत्तर जो है वो 3 और 4 सही है। उज्ज्वल हमने देखा, उज्ज्वल हमने बता ही दिया। ठीक है, विस्मरण, हाँ विस्मरण ठीक है। हितैषी एकदम ठीक है। ठीक है, सही बात है। मुझे लगा कि कहीं इसमें ऑप्शन 1 वाला भी तो नहीं दे दिया है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए। अधोगति ना होकर के क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। ठीक है, अधोगति। ठीक है, और उज्ज्वल हमने आपको बता ही दिया, यही 2 वर्तनियां अशुद्ध थी। बाकी आप देखिए विस्मरण ठीक लिखा हुआ है, हितैषी भी एकदम ठीक लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो ये वर्तनी शुद्धिकरण का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसकी जो सही वर्तनी है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि आभ्यंतरिक। ठीक है, तो ये जो अभ्यांतरिक शब्द है ना, ये किससे बना हुआ है, इसका मूल शब्द जाने रहिए। तो इसका मूल शब्द है अभ्यंतर। क्या है, अभ्यंतर। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के शब्द देखें, जैसे अभ्यंतर है, तत्काल है, या अधिकार है, या अधिकार है, इन सब में अगर आप इक प्रत्यय लगाएंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे, तो इसका जो पहला वाला शब्द है ना, जैसे इसमें आ, इसमें ता और इसमें जो है छोटा आ, ये सभी बड़े में चेंज हो जाएंगे। जैसे अब जब आप इसको जो है मतलब इक प्रत्यय इसमें लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधिकारिक। क्या हो जाएगा, आधिकारिक, आधिकारिक। ठीक है, वैसे ही तत्काल का क्या हो जाएगा, तात्कालिक। क्या हो जाएगा, तात्कालिक। ठीक है, और वैसे ही अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा आभ्यंतरिक। ठीक है, तो ये नियम होता है जब भी इस तरह के शब्दों में एक प्रत्यय लगाया जाता है, तो जो पहला वाला लेटर है ना, वो बड़े में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका नियम भी बताया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। अभी थोड़ा इशूज चल रहे हैं, अभी टेलीग्राम में जो है ना कोई नोटिफिकेशन, मतलब कि कोई ना तो लिंक जा रहा है, ना ही कोई मतलब पीडीएफ वगैरह भेज पा रहे हैं। इसके पीछे का इशू यही है कि मैंने आपको बताया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है और मैं अपना कुछ भी लॉगिन उसमें नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाईएस्ट 2 से 3 दिन में सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर सब कुछ आपको डेली टू डेली मिलता रहेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज देख रहे थे, अभी वो ऑफ चल रही है, तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है। तो जल्द ही वो सारी सीरीज़ लगातार चलती रहेंगी। 2 क्लासेस हम पहले लेते थे, दोनों ही लगातार चलती रहेंगी, बस 1-2 दिन का भी और इशू है। खैर चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये गद्यांश है और ये कब पूछा गया है, तो जो 2023 में यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 2 29 अक्टूबर 2023 को, मतलब उसी का हमने आज लिया हुआ है गद्यांश। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लिया है, इस वजह से आपको हो सकता है फॉन्ट थोड़ा ब्लर दिख रहा हो। देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 10 तक। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहे हैं कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक, अब देखिए जैसे यहाँ पे शब्द आया है सांस्कृतिक, ये किससे बना है, संस्कृत शब्द से बना हुआ है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है, इस वजह से देखिए सा जो है वो बड़ा होकर सांस्कृतिक हो गया है। ठीक है, तो देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं, हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है। और उसकी पराधीनता व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है।
ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, स्वभाव से बना हुआ है तो स्वाभाविक हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला जो है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश की प्राथमिकता, भले ही हमें स्व यानी कि खुद को होता है ना, स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, मतलब बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता के भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम करने के लिए या कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुला करके कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत, तीसरा व्यक्ति इससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर विरोध, अब अंतर विरोध शब्द को ध्यान से देख लीजिए, कई बार इसकी वर्तनी ही पूछी जाती है। ठीक है, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। ये तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी टाइप की चीजें लिखी हैं। ठीक है, थोड़ा एक लाइन कट गया है। चलिए अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं मतलब क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं। अब देखिए ऐसा भी वो चाहें तो जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि उस पैसेज से वो आपसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे। उसी पैसेज से वो पर्याय पूछ लेंगे, किसी शब्द का किसी का विलोम पूछ लेंगे, अनेकार्थक पूछ लेंगे, या जैसे यहाँ पे देखिए व्याकरणिक इकाइयां पूछा गया, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, संज्ञा, विशेषण और विशेषण। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, विशेषण, संज्ञा और संज्ञा। तीसरा संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा। चौथा है संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। तो उत्तर आपको दिख भी रहा है, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्र, तो राष्ट्र तो पहले ही बता रहा है कि हम क्या हैं, तो हम संज्ञा हैं। सांस्कृतिक, अभी हमने आपको बताया था ना, जैसे नहीं बताया था, जैसे हमने आपको बताया था कि तत्काल शब्द है, तत्काल, उसमें जब आप इक लगाएंगे तो वो तात्कालिक हो जाएगा। तो ये बना क्या शब्द, तो तत्काल मूल शब्द था, जब उसमें आपने इक लगाया तो वो बन गया विशेषण। ठीक है, तात्कालिक क्या है, विशेषण। अभ्यंतरिक क्या है, विशेषण है। आधिकारिक क्या है, विशेषण है। तो वैसे ही यहाँ पे संस्कृत शब्द से बना सांस्कृतिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। और विरासत, ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो उत्तर की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात संज्ञा है राष्ट्र, सांस्कृतिक है विशेषण और विरासत है संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक और विरासत में क्रमशः संज्ञा, विशेषण और संज्ञा व्याकरणिक इकाइयां हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, जैसे भारत हो गया, रामचरितमानस हो गया, राष्ट्र हो गया, विरासत हो गया। ठीक है, यदि वहीं हम विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि। ठीक है, और ये विशेषण विशेष ना आपके जो है टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, आरओ का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं। बहुत पूछने का मतलब भी बनता है क्योंकि 10 क्वेश्चन की मतलब टॉप वो सिलेबस में दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन वो विशेषण विशेष में पूछेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, अयादि, पूर्व रूप, हल या फिर विसर्ग। अब आप सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन कौन पूछता है तो पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे, क्या ही किया जा सकता है।
तो चलिए इसका उत्तर यदि हम देखें तो अंतर विरोध, तो ये जो है इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विसर्ग संधि। कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए ये अंतः प्लस विरोध से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, तो अंतः प्लस विरोध से मिलकर के बना है अंतर विरोध, इसी वजह से ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो चलिए देखिए अंतर विरोध शब्द जो है ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। और विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है हम उसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग कह देते हैं या विसर्ग संधि कह देते हैं। जैसे अंतः प्लस विरोध इज इक्वल टू अंतर विरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। तो ये तो डायरेक्ट जो है वहीं से बना हुआ क्वेश्चन है गद्यांश से। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग एग्जामिनर ने नहीं लगाया और आपको भी नहीं लगाना है। ऑप्शन देखें, जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है, तो संकुचित होने की बात हो रही है ना, तो स्व से ऊपर रख के सोचेगा तो ये संकुचित नहीं होगा। उत्तर ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं जब व्यक्ति राजनेताओं को भाषणों से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण उनका वोट दे, तो अगर अपनी विवेक से वोट दे रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर कहाँ संकुचित होगी, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहे हैं जब व्यक्ति धर्म जाति कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तो हाँ एकदम यही बात है कि व्यक्ति की जो दृष्टि है ना, जब वो राष्ट्र व्यक्ति जाति कुल धर्म अपने स्व तक ही केंद्रित रह जाती है, तो समझ लीजिए कि वो संकुचित है। ठीक है, राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, तो इससे कुछ नहीं, वो लोग तो इनका काम ही है। उत्तर इसका जो है ना वो सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये गद्यांश का कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। तो ये तो कैसे डिलीट हो गया है, मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि धर्म जाति भाषा आदि को मतलब आदि के तुच्छ मतभेदों को भुला करके एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। तो बस यही एक इसका उत्तर भी होगा, भले ही इसके अन्य ऑप्शंस मिट गए हैं पर ये आपको तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गद्यांश रहा जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में। अब हम देखेंगे अपने अन्य क्वेश्चन जो हमने लिए हुए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो हमने लिया है ये यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन पेट में नहीं, किसी और एग्जाम में। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रसून गदर्भ, तो गदर्भ होता नहीं है, गर्दभ होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। सुसुप्ति ये भी गलत लिखा है। दूसरा कह रहे हैं पंकज परंपरा और गंगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, चंचल कंघा और घंटा। ठीक है, फिर लक्ष्य कृपया अभिनेत्री, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मतलब कौन सा सही है एग्जैक्टली। तो हमें शुद्धि बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला अकेले ठीक है। ठीक है, केवल 2 अकेले सही है। क्या क्या, तो पंकज परंपरा और गंगा। ठीक है, 2 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यानी कि केवल एक विकल्प सही है, ऑप्शन मतलब कि दूसरा वाला, और दूसरा वाला जो विकल्प है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि पंकज परंपरा और गंगा ठीक लिखा है। यदि आप मतलब कई लोग होंगे ना जिनको घंटा और कंघा में समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये गलत क्यों है एग्जैक्टली, तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये गलत क्यों है। ठीक है, देखिए अब जैसे कंघा और घंटा जो है ये गलत है इस वजह से क्योंकि आपने हिंदी में ना वो जो लेटर्स हैं उनका पढ़ा होगा कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये जो वर्ग हैं का खा गा घा जो मतलब कि का वर्ग है, जैसे का में आप देखिए का आ जाता है, खा आता है, गा, घा और अंगा। ठीक है, वैसे ही यदि आप चा वर्ग की बात करें तो इसमें आपको चा मिलेगा, छा मिलेगा, जा मिल जाएगा, झा मिलेगा और इया। ठीक है, तो ऐसे ही टा वर्ग की बात करेंगे और ता वर्ग की। टा में आपको टा ठ डा ढन आड़ा मिल जाएगा, ता में जो है यानी ता वर्ग में त थ द ध न मिल जाएगा। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं, कान खोल के सुन लीजिए। जैसे ये जो लास्ट में 5वां अक्षर होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पंचमाक्षर को मतलब कि इसको इस तरह से ना लिखा जाए तो आप इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जैसे आप चाहे मतलब कि सपोज दैट कंघा आपको लिखना है, एक सेकेंड, सपोज दैट आपको कंघा लिखना है। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह से कंघा लिखिए, एकदम शुद्ध माना जाएगा, चाहे आप कंघा इस तरह से लिखिए, ये भी शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखने की किसी को आदत तो है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे चलो चाहे बिंदी लगा दो चाहे ऐसे कर दो, शुद्ध ही माना जाएगा। तो नहीं, शुद्ध नहीं माना जाएगा। क्यों,
क्योंकि किसी भी वर्ग का, फिर चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, ता वर्ग हो, टा वर्ग हो, उसका जो पंचम अक्षर है वो उसी वर्ग के अन्य जो अक्षर हैं उन्हीं के साथ यूज होगा। जैसे कंघा के साथ अगर आप इसको अधना के रूप में यूज करना चाह रहे हैं तो आप बिंदी तो लगा सकते हैं, बिंदी के अलावा आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इसको आधा ना इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। जैसे गंगा ही है ना, गंगा, हम लोग गंगा को कैसा लिखते हैं, ये जो गंगा शब्द है इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हम कभी भी गंगा अगर आपको इस तरह से लिखा मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि पंचम अक्षर वाली जो बात है वो यहाँ पे लागू होगी। आपको इस तरह से गंगा लिख सकते हैं और इस तरह से भी गंगा लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी गंगा इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पंचम अक्षर जो है वो बिंदी के रूप में यूज हो जाएगा और इस तरह से यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये गलत है। अब जैसे यहाँ पे कंघा दिया है तो कंघा मैंने आपको बता दिया। घंटा, घंटा इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, घंटा इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आधा ना नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अगला जो अक्षर लिखा हुआ है आधा ना के बाद वो टा है, और जो ना है ना वो किसका पंचम अक्षर है, तो ता वर्ग का है, ठीक है। तो ये किसके साथ यूज हो सकता है आधा ना, ता वर्ग में त, थ, द, ध के साथ, ठीक है, ना कि जो है ट के साथ। इस वजह से ये गलत है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए लक्ष्य, लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। कृपया नहीं होता है, कृपया होता है, ठीक है। अभिनेत्री, तो अभिनेत्री होता है, क्या होता है, अभिनेत्री, ठीक है। इस तरह से होता है, और भी जो है उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसका उत्तर जो है वो केवल दूसरा वाला ठीक था, पंकज, परंपरा और गंगा ठीक लिखा। जैसे यहाँ पे परंपरा ही देख लीजिए, परंपरा, ठीक है। तो पाफा बाबा माँ, इसी वजह से यहाँ पे आ गया है माँ, ठीक है। अब इसको ये चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आराम से यूज हो जाता, कोई इशू नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए पहले कहाँ कहाँ पूछा गया है, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इसको नोट भी कर दिया कि आपको आइडिया रहना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक मुख्य परीक्षा में पूछा गया 2022, 2021 यूपीएसआई शिफ्ट 2 में पूछा गया, यूपीपीएससी एई 2017 में भी पूछा गया, केवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया, पीसीएस आरओ 2016 में पूछा गया, यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा गया, यूपी आरओ 2015 प्री में पूछा गया, और यूपी यूडीए प्री 2013 में, यूके पीएससी एई 2012 में। समझ रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मतलब कितने लोगों के आंखों में गया और सबने इसको रख दिया, चलो बताओ भैया, ठीक है। तो देखिए आविर्भाव का सही विलोम आपको बताना है, तिरोभाव, अंत, विरक्ति या फिर अधोगति। और जबकि से मतलब एग्जाम्पल सॉरी जो ऑप्शन दिए हैं उसको देख करके इसको कोई भी व्यक्ति सही कर सकता है, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज्यादा फेवरेट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तिरोभाव, ठीक है। तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो आविर्भाव का जो विलोम है वो हो जाएगा तिरोभाव, विरक्ति का विलोम हो जाता है अनुरक्ति, अंत का विलोम हो जाता है प्रारंभ, और अधोगति जो है इसका हो जाएगा ऊर्ध्वगति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शंस देखिए, पूर्णिमा, प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष या फिर प्रज्ञा। तो क्या हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो अमावस्या का पूर्णिमा होगा, कृष्ण पक्ष का होगा शुक्ल पक्ष, प्रज्ञा का हो जाएगा अविवेक, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतघ्न, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शंस देखें, जरूरी, पसंद, वैकल्पिक या फिर गैर जरूरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा क्रम उल्टा हुआ है। तो अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक, ठीक है। तो होता है ना कि ये सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो एग्जाम मतलब एग्जाम वगैरह में आपको देखने को मिलता है ये शब्द। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है, वैकल्पिक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब जैसे पसंद शब्द जो है ना इसका हो जाएगा नापसंद, जो जरूरी शब्द है उसका होता है गैर जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अमृत का विलोम, और इसको भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। यूपी पीसीएस आरओ 2021 में, यूपी ट्रिपल एस सी जेए में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा गया, यू मतलब डी ट्रिपल एस बी में भी पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2017, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये सब। तो अमृत का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, अर्क, मधुर, पीयूष या फिर विष। जबकि एकदम इजी सा है, क्या हो जाएगा, विष, ठीक है। कुछ लोग ना पीयूष और विष को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अमृत का जो है ना जो पीयूष शब्द है ये पर्याय होता है, ना कि मतलब कि विलोम, ठीक है।
कुछ अन्य दिए हैं जैसे मधुर शब्द का क्या होता है, कटु या फिर कर्कश, ठीक है, पीयूष का विष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि आडंबर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, ढोंग, पाखंड, दर्प या फिर ढकोसला। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो दर्प मतलब तो घमंड होता है, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो दर्प मतलब क्या होता है, घमंड, मतलब कि घमंड, अहंकार, ठीक है। तो आडंबर का जो पर्यायवाची है वो दर्प नहीं है, दर्प के जो पर्यायवाची हैं वो आप देखिए अहंकार है, मतलब अहंकार जो शब्द है ना, अहंकार ये हो जाता है, अभिमान हो जाता है दर्प का, घमंड हो जाता है, जब ये सारी जो है वो क्या है, वो दर्प के पर्याय है, ना कि ढोंग या आडंबर की, ठीक है। आंख का जो पर्याय है वो आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, अक्ष, तो अक्ष तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला तो रॉन्ग है। लोचन होता है, नजरिया, नजरिया ये नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये जो है क्रम उल्टा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी ऊपर आ गया है, तो इस वजह से आप देख लीजिएगा। बस ध्यान दीजिए कि जो हमने बोला वो ठीक है कि नहीं, क्रम में मत जाइएगा ABCD, क्योंकि आजकल देखिए एग्जामिनर ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ऑप्शंस को इधर उधर कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो लोग क्रम को ही उल्टा सीधा करने लगे। अब तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है ना, कहेंगे हम नवाचार किए हैं, तो हर तरह की चीज़ों को मतलब देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य भी। तो आँख शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला। कुछ अन्य भी पर्यायवाची देखिए आँख का, तो नेत्र हो जाता है, नयन भी होता है, चक्षु हो जाता है, लोचन हो जाता है, और अम्बक, इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये एकदम नया है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, इवन मेरे लिए भी नया है, मैंने भी कभी जो है आंख का अंबक नहीं पढ़ा है। दूसरा देखिए अक्ष, अक्ष का क्या होता है, प्रतिबिंब हो जाता है, छाया हो जाता है। यदि हम नजरिए की बात करें तो इसका हो जाता है दृष्टिकोण, मत या फिर परिप्रेक्ष्य, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, घर, धाम, सॉरी, घर, घाम, भवन, आवास, और देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है। और इसका उत्तर भी जाने रहिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, घाम, ठीक है। तो आगार शब्द का पर्यायवाची घाम नहीं होता है, ठीक है। शेष जो भी आपको दिए हुए हैं वो सब आगार के ही पर्यायवाची हैं, और आगार का जो एग्जैक्ट है वो क्या है, होम, यानी कि घर, ठीक है। तो घर हो जाएगा, सदन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, निवास, आयतन, कई बार ना ये आयतन पूछा गया है, और ये निलय भी पूछा गया है, मंदिर भी होता है, आवास भी होता है, आलय भी होता है, ठीक है। तो आगार शब्द के पर्याय ये हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं किसान बहुत मेहनत करते हैं, सही बात है, बहुत परिश्रम का काम है खेती किसानी करना। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि ये जो मतलब कि शब्द है किसान, इसका आपको शायद पर्याय ही मतलब बताना था, ठीक है, तो पर्याय ही बताना है। ऑप्शंस क्या है, खेतीजीवी, किन्नराधिपति, सुरपति या फिर नन ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है खेत से जुड़ा व्यक्ति खेतीजीवी हो जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे काश्तकार हो गया। वैसे पता है गाँव में ना काश्तकार नहीं कहते, काश्तकार कहते हैं। क्या कहते हैं, काश्तकार। अब मेरे पापा बहुत यूज़ करते हैं, कितना भी कहा काश्तकार रहा इस टाइप का लोगों से पूछते हैं। जैसे अब हम लोगों के यहाँ तो खेत वगैरह बीघा में ही मापा जाता है, हेक्टेयर में तो मापते नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें गाँव में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप इसको शुद्ध शुद्ध कैसे लिखेंगे, काश्तकार, ठीक है। कृषिजीवी, हलधर, खेतीहर या अन्नदाता, ये सभी किसान के पर्याय हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभीष्ट। बहुत सारे लोग ना अभीष्ट वर्तनी ही गलत लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है अभीष्ट होता है, तो अभीष्ट नहीं होता बाबू, अभीष्ट होता है, ठीक है। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन देखें, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट या फिर अभी प्लस ईस्ट, क्या हो जाएगा। तो यदि आप इसके सही मतलब की संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा अभी प्लस ईस्ट, ठीक है। तो छोटी ई प्लस मतलब की छोटी ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, बड़ी ई बन रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, अभी प्लस अभी प्लस ईस्ट इज इक्वल टू अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ है। तो कौन सा एग्जाम्पल है, पहले तो यही जानिए। तो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका दीर्घ स्वर संधि का नियम भी जाने रहिए कि यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनके बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, मतलब ये सारे शब्द आते हैं, तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, इस तरह की जो चीजें हैं वो बनता है। वैसे ए नहीं बनता, बड़ा ऊ तक ही बनता है। और इस मेल में बनने वाली जो संधि है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अभी प्लस ईस्ट, ठीक है, क्या देखा हमने, अभी प्लस ईस्ट इज इक्वल टू
अभीष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि धरेश का संधि विच्छेद क्या है, और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में, जो 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं, तो धरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, धरा प्लस अस, धरा प्लस इस, धरा प्लस ईस, या फिर धर प्लस ईस। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, धरा प्लस ईस। ठीक है, तो धरा प्लस ईस यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल करके क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। ठीक है, ए बन रहे हैं। ठीक, ये क्या हो रहा है, तो आप देखिए बड़ा आ और बड़ी ई मिल करके ए बन रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि ये दीर्घ मतलब कि स्वर संधि तो होगा नहीं, फिर कौन सा है, तो ये जो संधि है ये हो जाएगी गुण स्वर संधि। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो गुण स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। चलें आगे देखें, कुछ अन्य भी है, जैसे धरा प्लस ईस का हो गया धरेश, वैसे ही गण प्लस ईस का हो जाएगा गणेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्या आपसे कह रहे हैं कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सु प्लस शिक्षा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शुभ प्लस शिक्षा, तो यही बस यही ठीक है। शुभेच्छा या ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, शुभ प्लस शिक्षा। ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो गुण संधि का एग्जाम्पल है। गुण संधि का नियम क्या होता है, इसका नियम होता है यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटा और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, तो दोनों का जो मेल है उससे क्या बनता है, उससे बन जाता है ए। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए छोटा आ है, यहाँ पे छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि शुभेच्छा का संधि विच्छेद सु प्लस शिक्षा होगा। गुण स्वर संधि में जब मतलब कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ठीक है, आ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। वहीं यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है, तो इनका जो मेल है वो हो जाता है आर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उमेश, महेंद्र, महर्षि। ठीक है, महर्षि बहुत बार पूछा गया है, महेंद्र भी पूछा गया है, तो इसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं, स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सुधानल्प बिल्कुल नहीं, स्वाधानल्प तो ऐसा तो नहीं होगा, फिर आप देखें साधानल्प नहीं, लेकिन इसका उत्तर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सु प्लस अल्प। और ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है। इसका एक सूत्र होता है, ई को यणाची, आपने पढ़ा है कि नहीं, इको यणाची, हाई स्कूल में मैंने इसको याद किया था, इको यणाची। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा शु प्लस अल्प। क्या होता है इसका नियम, तो हम देखेंगे कि यदि किसी शब्द के पहले पद के अंत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री आता है, तो जो दूसरा है उसमें के मतलब कि स्वर में क्या आता है, मतलब कि स्टार्टिंग में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर री आता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, या, वा, रा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। और फिर आप देखिए, जैसे सु प्लस अल्प जो है ये मिलकर के क्या बना है, स्वल्प। वहीं यदि हम स्वागत की बात करें तो क्या हो जाता है, शु प्लस आगत। ठीक है, चलें आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं नद्यागम संध मतलब कि शब्द का सही संधि विग्रह क्या है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, नदी मतलब नद्या प्लस गम, नद्य प्लस गम, नदी प्लस आगम, या फिर नदी प्लस आगम। तो नद्यागम का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यही जानिए कि ये भी स्वर्ण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब कि यण संधि का यण स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानिए, इसका उत्तर हो जाएगा नदी प्लस आगम। ठीक है, तो बड़ी ई प्लस आ मिल करके ये बन रहे हैं या। ठीक है, तो इसका जो नियम है वो देख लीजिए। यण स्वर संधि में क्या होता है, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री प्रत्यय के बाद कोई असमान स्वर आए, तो छोटी ई, बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रत्यागम। ठीक है, दूसरा यद्यपि, यद्यपि में आप देखिए यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है यद्यपि। तो अब देखिए छोटी ई के बाद
भिन्न स्वर आ रहा है। अगर छोटी ई ही आ रहा होता तब तो ये जो है य ना बनता, लेकिन छोटी ई के बाद दूसरा स्वर आ रहा है तो ये मिलकर के क्या बनेगा, ये मिलकर के बनेगा यद्यप। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे देखेंगे। अब आ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कह रहे हैं कि जो दिखाई न दे उसके लिए क्या शब्द यूज होता है। ऑप्शन देखिए, अदृश्य, निष्प्राण, अमर या फिर नेत्रहीन। तो नेत्रहीन नहीं होगा। देखिए, जो दिखाई न दे या जिसको दिखाई न दे, ये दोनों शब्द अलग अलग है। ठीक है, तो जिसको दिखाई न दे वो व्यक्ति नेत्रहीन है, लेकिन जो खुद ही व्यक्ति दिखाई न दे उसके लिए हम क्या कहेंगे, अदृश्य। ठीक है, अन्य देख लीजिए, जैसे जिसकी मृत्यु न हो वो है अमर, और इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही लोग हैं, एक ही प्राणी है, प्राणी कहेंगे या क्या कहेंगे, जो आपका मर्जी वो कहिए, जो कि अमर है, और वो है भगवान हनुमान जी। कौन है, भगवान हनुमान जी। ठीक है, तो अभी तो हम गए भी थे हनुमान जी के मंदिर, मेरे पापा साधु हैं तो भगवान हनुमान जी की ही पूजा करते हैं वो। तो आगे देखिए, जिसमें प्राण ना हो वो हो जाएगा निष्प्राण, और जो नेत्र विहीन हो वो हो जाएगा नेत्रहीन। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रिय या फिर इंद्रजीत। तो जिसे आप इंद्रियों से अनुभव ना कर सके उसके लिए हो जाएगा अतीन्द्रिय। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अनुदान, अनुयायी, अनुपथी या अनुभवी। तो अगर आप किसी का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके अनुयायी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। कुछ अन्य भी देख लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला तो अनुयायी हो जाता है, वह जो प्रयोग या अध्ययन के द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसे कहते हैं अनुभवी। कहते हैं ना भैया, बहुत अनुभवी व्यक्ति है। जैसे कई सालों से अगर कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है तो उसको बहुत सारा एग्जाम का अनुभव हो जाता है, तो लोग कहते हैं बहुत अनुभवी है इस परीक्षा के लिए। आगे देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो उन्हें कहते हैं अनाहूत। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलाया ना गया हो फिर भी मुंह उठा के चले आते हैं आपका दिमाग खराब करने के लिए। आगे देखें, जिसकी आशा ना की जाए उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, रिजल्ट, अक्सर ना रिजल्ट हमें इस तरह की चीजें मतलब रिजल्ट में हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है कि जिसकी आशा नहीं की गई रहती वही हो जाता है रिजल्ट में। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।